गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेनबो साइंस एकेडमी खाटू श्याम जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे बच्चों अपने स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे प्रीवियस वीडियो था आपने उसमें जाना था एटॉमिक मॉडल चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले कलम कोडिंग मॉडल जो जे थॉमसन ने दिया था उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी। अपने पिछले लेक्चर में जाना कि वो मैक्सवेल थ्योरी को नहीं सेटिस्फाई कर सका, और दूसरा उसने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझाया। तो आज बच्चे जो उनके मॉडल पे काम किया जिन्होंने बोर्स नामक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक अपने मॉडल दिया जिसको अपने आज डिस्कस करने वाले बच्चे। तो हेडिंग लगाएंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये मॉडल काफी हद तक एटम को समझाने में क्या रहा, सफल था। और इसने बच्चे कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उसके बारे में अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। इनके अपने पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या क्या बताया, और वन बाय वन करके अपने एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों उन्होंने अपना जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया, फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो एटम का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये चीज रदरफोर्ड ने बोल दी थी। तो मैं पहला स्टेटमेंट बोलता हूं, उन्होंने ये बोला एटम हैज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बच्चों ये बात तो रदरफोर्ड ने बोल दी थी कि जो एटम के जो सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद में बच्चों ने दूसरा स्टेटमेंट ये बोला कि जो एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, फिक्स ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। बच्चों एक बात रदरफोर्ड ने क्या बोला था, जो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने फिक्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया। लेकिन जो बोहर्स ने क्या बोल दिया, फिक्स अमाउंट में क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे। इस चीज का मतलब समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। यानी फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं मैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उन्होंने ये बोला कि ये कोई मेरा जो न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो फिक्स डिस्टेंस होगी उस पे क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट करेंगे और वो क्या रखते हैं, and have fixed energy and velocity। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, और उनका जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। बच्चों रदरफोर्ड ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। वो रिवॉल्व चारों उन्होंने फिक्स नहीं बोला। इसका मतलब क्या, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्या उन्होंने फिक्स ऑर्बिट का कहीं भी क्या नहीं किया, जिक्र नहीं किया। बच्चों बोर्स ने क्या बोल दिया, फिक्स ऑर्बिट में क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जो आगे वाला स्टेटमेंट था उनका, आगे वाला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनके कुछ मैथमेटिक्स टूल्स हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो आगे वाला जो उनका जो स्टेटमेंट था वो था क्वांटाइज कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है क्वांटाइज कंडीशन का, उन्होंने क्या बोला बच्चे कि जब भी न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। इसका मतलब समझो बच्चों। इसका मतलब समझाने से पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन those circular orbits which have angular momentum
एंगुलर मोमेंटम ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h/2π। अब बच्चों इनका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। अब इस चीज का मतलब जान लेते हैं बच्चों। तो इस चीज का मतलब जानने से पहले मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि बोर के एटम के जो पोस्टुलेट थे, जो पहला पोस्टुलेट था वो था कि एटम का एक सेंटर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, अपने न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे उनके क्या होगा, फिक्स ऑर्बिट होगा और उनकी जो एनर्जी भी क्या होगी और वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये बोला कि क्वांटाइज कंडीशन दी। उन्होंने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में तो उन्हीं दो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π के बराबर होगा। यानी मैं इसको ऐसे कह सकता हूं l बराबर h/2π। और यहां पे बच्चा क्या लिख दिया था उन्होंने, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट को क्लियरिफाई करने के लिए मैं थोड़ा आगे चलता हूं। मल्टीपल इंटीग्रल जहां पे अन क्या है बच्चे, अन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूवमेंट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। यहाँ पे मान लो यहाँ की वैल्यू यदि 1 मानता हूँ तो यहाँ पे जो n बराबर यदि मैं 1 लिख देता हूँ तो l का वैल्यू कितना आएगा, h/2π। यदि मैं n बराबर 2 लिख देता हूँ तो l का वैल्यू आएगा 2h/2π। इसी अकॉर्डिंग क्या बच्चे चलता जाएगा। और जहाँ n क्या डिनोट करता है बच्चे, n डिनोट करता है सेल नंबर। n क्या डिनोट करता है बच्चे, सेल नंबर डिनोट करता है। n क्या डिनोट करता है, सेल नंबर। यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूवमेंट करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। अब बच्चे मैं एंगुलर मोमेंटम को समझाने के लिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स की टर्म है, इसको अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन बोहर ने डिस्कस किया तो अपने भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बच्चा मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। माना कि डिस्टेंस r है, और यहाँ क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है, v। यानी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अब मास का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो थोड़ी देर में बच्चे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा जिसका मास m है, वेलोसिटी क्या है, v। और रेडियस को कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, ये बच्चे क्या है, रेडियस है। ऐसे यहाँ देख लो, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का m और वेलोसिटी क्या होगी, v। तो यदि मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको L से डिनोट करते हैं। L क्या है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम R इंटू P। ये R इंटू P क्या होता है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। अब ये P क्या है, P को डिनोट करते हैं बच्चा, P क्या होता है, मोमेंटम। P क्या होता है, मोमेंटम। P क्या होता है, मोमेंटम। अब बच्चों आप मैथ में पढ़ते हो, जब भी अपने क्रॉस को हटाते हैं, जब भी अपने क्या करते हैं, क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। और P क्या है, यहाँ पे P मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। P को क्या लिख सकता हूँ, P बराबर किसके होगा, m इंटू v के, यानी मास इंटू वेलोसिटी के किसके बराबर होगा, मोमेंटम के बराबर होगा। ये फिजिक्स की टर्म में बच्चा, जो मोमेंटम किसके बराबर होगा, m इंटू v। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L बराबर r इंटू mv। और जब भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको हटाते हैं तो क्या आता है बच्चे, साइन थीटा आता है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, mvr साइन थीटा, mvr
साइन थीटा। जब भी ये अपने वेक्टर क्वांटिटी इसके अंदर पढ़ते हैं, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं या रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। अब बच्चे मैं थीटा की बात करता हूं, तो थीटा की बात बच्चों ये थीटा आपको कितना लग रहा है, यदि यहां से थीटा देखेंगे ये कितना थीटा लग रहा है, ये थीटा लग रहा है बच्चे कितना 90। यहां से देखो ये थीटा कितना है, ये भी 90 है। यहां से देख लो ये थीटा कितना है 90 है। यदि मैं साइन थीटा 90 की वैल्यू बताऊं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 कितनी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, mvr। एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, mvr। तो बच्चे यहाँ तक मैंने डिस्कस किया बोर का एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए। उन्होंने क्या बोला, तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था उन्होंने क्वांटाइज कंडीशन दी। क्वांटाइज कंडीशन मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल्स के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। क्या होगा, h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। अब बच्चे एक टर्म और आती है, यहां उन्होंने क्या लिखा, क्वांटाइज। इस क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं ये क्वांटाइज का डिस्कस करना चाहूं। क्वांटाइज का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट यानी क्वांटाइज कंडीशन का क्या मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है क्वांटाइज कंडीशन। क्वांटाइज का मतलब होता है बच्चे अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट, और उन्होंने फिक्स क्या क्या रखा, उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, एनर्जी फिक्स होगी। इस चीज को क्या उन्होंने क्या रखा, फिक्स रखा। और उन्होंने क्या बोला, जो ऑर्बिट्स की जो रेडियस क्या होगी, फिक्स होगी। अब इस चीज को बच्चे अपने आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया क्वांटाइज कंडीशन क्या मतलब होता है, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट यानी कोई भी चीज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिक्स का क्या मतलब है, एनर्जी फिक्स हो गई, वेलोसिटी फिक्स हो गई। अब आगे चलते हैं बच्चा, यहां तक अपने इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं। अल बराबर अपने क्या पढ़ा, अल बराबर अपने पढ़ा बच्चे mvr। और जो थर्ड पोस्टुलेट था उनका मतलब क्या था, L बराबर nh/2π। ये उनका थर्ड पोस्टुलेट था। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, अपने बराबर लिखते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, mvr nh/2π। ये क्या होगी बच्चे मेरे, इसको क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। तो यहां तक बच्चों ने 3 पोस्टुलेट डिस्कस किए। अब जो आगे वाला पोस्टुलेट है उन्होंने ये बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उनके मध्य क्या लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, जो अपने रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं। रदरफोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, वो चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो जब भी दो अपोजिट चार्ज होता है उसके मध्य क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जो आगे वाला जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो मैं डिस्कस करना चाहूं, तो उनका ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जब भी बच्चा किसी भी चीज को यदि सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब भी किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कोई भी फोर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कॉमन एग्जांपल समझ सकते हैं, अपने हाथ में क्या लेते हैं, रस्सी से किसी पत्थर को बांध के घुमाएं तो पत्थर वो गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमता है। सर्कुलर पाथ में घूमने का मतलब ही क्या है कि उसको कौन सा फोर्स मिल रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या है, वो घूम रहा है। तो चौथा जो पॉइंट है वो डिस्कस करूं, उसके मैं पोस्टुलेट बताता हूं बच्चे, फिर उसको अपने मैथमेटिकल अपने क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूप से समझेंगे। तो उनका चौथा पोस्टुलेट वो था, when electron revolve around the nucleus, when electron revolve around the nucleus, electrostatic force provide centripetal force for
रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा बच्चे कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे मैंने सेंटर पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस बना दिया मैंने, तो इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। बच्चे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इस चीज को डिस्कस किसने किया, मिलिकन से डिस्कस किया, जो अपने मॉलिक्यूल्स का जो अपना ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और बच्चे आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है बच्चे, अट्रैक्शन होता है। और इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब रदरफोर्ड का तो ये मानना था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन अपने को पता है ऐसा बच्चे नहीं होता, यदि ऐसा होता तो एटम क्या हो जाते, नष्ट हो जाते। लेकिन अपने को पता है एटम यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कौन से फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज को क्या साइक्लिक फॉर्म में रिवॉल्व कराना, या जो सर्कुलर पाथ के अंदर जो रिवॉल्व होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। अब बच्चे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को यदि मैं आगे इसका जो मैथमेटिक्स टूल डिस्कस करना चाहूँ तो इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स कैसे बताऊंगा। तो बच्चे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप जब 12th क्लास में आओ तो आप पढ़ोगे, जब भी पॉजिटिव चार्ज माना मैंने Q1 है और ये मेरे को पॉजिटिव चार्ज क्या है, Q2 है, तो इनके मध्य जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1/Q2 अपॉन में R²। ये क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब यहाँ पे Q1 क्या है, Q2 क्या है, अपने को देखना किस रिस्पेक्ट में, अपने देखना है एटम के रिस्पेक्ट में। तो एटम डिस्कस करता हूँ बच्चे। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और मेरा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो सकता है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो सकता है वो हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है वो लिथियम का न्यूक्लियस हो, किसी का भी हो सकता है। यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसको Ze। और बच्चा यहाँ Z क्या है, Z किसको डिनोट करता है बच्चा, Z डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। Z किसको डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर को। यानी जो मैं एलिमेंट्स दूंगा उसके न्यूक्लियस का जितना एलिमेंट होगा वो मैं यहाँ पुट अप कर दूंगा। अब बच्चे एक बात आती है, इस चीज को मैं इसमें कैसे लिखूंगा, तो इस चीज को इसमें लिखो Q1 बराबर क्या लिख दूं मैं, E लिख दूं, और Q2 बराबर क्या लिख दूं मैं, ZE लिख दूं। तो मेरा जो फोर्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चे 1/4πε0 ZE²/R²। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। Q1 बराबर मैंने क्या लिखा, E, और Q2 बराबर मैंने क्या लिखा, ZE। तो यहाँ लिखेंगे तो E 2 बार हो गया तो ZE² लिख सकते हैं, अपॉन में क्या हो गया, R²। तो ये क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद में बच्चा आता है, उसके बाद में आया बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो ये मेरा सेंट्रीपिटल, सी का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर किसके होगा, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, यानी तो बराबर हो जाएंगे, तभी कोई चीज क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी। यदि ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको बराबर रख दो बच्चा, इसको बराबर रख दो 1/4πε0 ZE²/R² बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। तो ये मेरा बच्चा क्या हो गया, बोर का जो फोर्थ पोस्टुलेट है उसका क्या हो गया बच्चे, मैथमेटिक्स टूल। तो बच्चे अब तक अपने डिस्कस दो मैथमेटिक्स टूल डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया। एंगुलर मोमेंटम
ns बाई 2 पाई के बराबर होता है, जिसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया। किसके बराबर होगा वो, mvr के। mvr कैसे आया वो चीज मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये जो फिजिक्स के टूल होते हैं आपको याद क्या रखना है, एंगुलर मोमेंटम यदि आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr, जहां m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या हो गई, रेडियस। और यदि यहाँ पे h की बात करूं तो h होता है बच्चे प्लांक कांस्टेंट। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, यदि मैं h की वैल्यू बताना चाहूं तो h की वैल्यू होती है बच्चा 6.64 into 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकंड। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है प्लांक कांस्टेंट। ये क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। ये क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। तो बच्चे अब तक अपने 4 पोस्टलेट डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको मैथमेटिक्स टूल्स भी बताया, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, और जब ये बैलेंस करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने ये डिस्कस किया। अब आगे जो बच्चा मैक्सवेल ने ये बताया, मैक्सवेल ने ये बताया भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। यानी कोई भी चीज यदि सर्किल में घूम रही है, घूमने के लिए उसको क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, और वो एनर्जी की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी नष्ट हो जाएगी और न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इस चीज को क्या रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। उसके बाद में जो बोहर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ना तो वो एनर्जी को इमिट करता है और ना भी वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। यानी उसमें ना तो किसी प्रकार एनर्जी लॉस होता है। यानी उसने क्या बता दिया कि जो सेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। उन्होंने तो 5वां स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला था, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, it neither accept energy and release energy। यानी मैं इसको दूसरी भाषा में कह सकता हूं, एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट बोल दो, यानी मैं दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, या मैं क्या बोल दूं, इसको सेल बोल दूं, क्या होती है, इज फिक्स। ये क्या होती है बच्चे, फिक्स होती है। तो मैक्सवेल का मानना था कि जब भी कोई भी चीज है, यानी कोई भी जो एंटाइटी है सर्कुलर पाथ में घूमेगी, घूमने के लिए उसको एनर्जी चाहिएगी, तो घूमने के लिए उसको एनर्जी चाहिएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और वो जो न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बोहर ने क्या बोल दिया, बोहर ने ये बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉन के चारों न्यूक्लियस के चारों घूमेगा तो किसी प्रकार की एनर्जी का ना तो लॉस करेगा और ना ही क्या करेगा, गेन करेगा। उन्होंने क्या बोल दिया कि जो है सेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। सेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इस चीज को बच्चे अपने समझ सकते हैं क्लास के एग्जांपल से। जैसे क्लास के अंदर क्या होती है, फिक्स गैप के अंदर मैंने बोल दिया आगे वाली टेबल होगी उसमें 90% वाले बच्चे बैठेंगे, जो सेकंड वाली टेबल होगी जो 1 मीटर दूर है उसमें 85 वाले बैठेंगे, तो नेक्स्ट वाली टेबल होगी उसमें क्या बैठेंगे, जो 2 फीट दूर होगी उसमें क्या बैठेंगे, 75% वाले बच्चे होंगे। मैंने क्या कर दिया, जो क्लास का जो अरेंजमेंट है वो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब यदि आपको आगे आना पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके परसेंटेज को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यदि आपको जो आगे वाले लाइन यदि आपको आना पड़ेगा तो आपको 85 से परसेंटेज कितने लाने पड़ेंगे, 90%। यानी इलेक्ट्रॉन आगे आ सकता है जंप करके। कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, यानी जो अपने जो सेल्स के अंदर यदि वो रिवॉल्व करेगा तो किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। इसको क्लास के एग्जांपल से कैसे समझे, आगे जो रैंक में 95 वाला बच्चा है, अब यदि उसके कम नंबर आ गए, उसके यानी 90% आ गए, वो किसमें कहां शिफ्ट हो जाएगा, पीछे वाली बैच में शिफ्ट हो जाएगा। पीछे वाली बैच का शिफ्ट का मतलब क्या है कि वो पीछे वाले सेल के अंदर चला जाएगा। यदि मैं ये मान लूं यदि किसी के 85 नंबर आए तो उसके 90 आ गए तो वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लेकिन उसकी जो सेल्स है यानी उसकी जो रैंक है, तो लाइन का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा 85 ही बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होगा। बच्चों ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
अब बच्चे उसके जो मैथमेटिक्स टूल्स हैं, उन्होंने जो फॉर्मूले दिए, उन्होंने जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया, फोर्स का फॉर्मूला दिया, इसके बेस पे उन्होंने क्या किया, रेडियस को फाइंड आउट की। यानी उन्होंने रेडियस फाइंड आउट की कि जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो उनकी रेडियस क्या होगी, फिक्स होगी। रेडियस क्या होगी बच्चा, रेडियस फिक्स होगी। और वो रेडियस कितनी होगी उस चीज को उन्होंने फाइंड किया, जो बच्चे आती है 0.53 इंटू अन स्क्वायर बाई जेड। ये चीज आती है, ये चीज आती कैसे वो अपने डिस्कस करेंगे। इनके जो बच्चे मैथमेटिक्स टूल्स होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट किया, काइनेटिक एनर्जी को देखा, पोटेंशियल एनर्जी को देखा, टोटल एनर्जी को देखा, इस चीज को देखा उन्होंने। तो बच्चे आज अपने बोर्स मॉडल के कुछ पोस्टलेट्स पढ़े हैं। बोर्स की थ्योरी आगे भी है, ये थ्योरी कुछ लंबी है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी। एग्जाम की दृष्टि से देख लो तो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, इसमें जो नीट आईआईटी में कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्स की एटॉमिक थ्योरी है इसको मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कोरिलेट करूंगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अपने बोर की एटॉमिक थ्योरी से आगे क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो ये काफी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। तो बच्चे आज के जो लेक्चर है अपने बोर की एटॉमिक थ्योरी को अपने स्टार्ट ही किया है। ये थ्योरी काफी लंबी चलने वाली है, इसमें काफी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और आप पढ़ते रहिए और चीजों को एक एक करते क्या किए, समझते रहिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, जब भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं क्या करूंगा, आपको रिप्लाई बता दूंगा। तो बच्चों यहाँ तक अपने जो बोर्ड के, यदि मैं कुछ पोस्टलेट ये जो है ये डिस्कस किए, इस चीज को दोबारा डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले तो बोर्ड ने क्या बोला कि जो एटम क्या होता है, सेंटर रखता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये चीज रदरफोर्ड ने बता दी थी। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसके जो ऑर्बिट फिक्स होते हैं, यानी फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। जो तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि उन्होंने क्वांटाइज कंडीशन दी। अब क्वांटाइज कंडीशन का मैंने मतलब बताया कि क्वांटाइज कंडीशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी हर एक चीज को उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं जो ऑर्बिट या सेल के अंदर मूवमेंट करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। अब इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मतलब होता है कि वो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं आएगी। अब आगे की बात करूं, यहाँ n क्या डिनोट करता है, सेल नंबर डिनोट करता है। और उन्होंने जो सेल नंबर को क्या बोला, बोहर ने क्या बोला, सेल नंबर को क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। यानी उन्होंने n को क्या बोला, और यहाँ से जो n को क्या बोला उन्होंने, n क्या डिनोट करता है बच्चे, सेल नंबर डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, सेल नंबर डिनोट करता है। और दूसरा उन्होंने इस n को क्या बोला, इस n को उन्होंने बोला स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यदि n बराबर 1 होगा, तो उसको क्या बोला उन्होंने k, n बराबर 2 होगा तो उसको क्या बोला l, n बराबर 3 होगा तो क्या बोला m, और n बराबर 4 होगा तो क्या बोला उन्होंने n। ये चीज बच्चे अपने आगे भी पढ़ेंगे, मैं क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इस चीज को मैं आगे ब्रीफ से डिस्कस करूंगा। बोहर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाता है केमिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि इससे अपने हर एक काफी चीजों को कोरिलेट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चे आपको किसी प्रकार का डाउट आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।